ये है कि अमित शाह का जब आप ग्राफ देखेंगे बतौर गृह मंत्री पिछले पिछले कार्यकाल का और ये जो मौजूदा कार्यकाल है, यानी मोटा मोटा लगभग 5.5 सालों का, तो आप एक सफल गृह मंत्री का कार्यकाल उसको नहीं पाएंगे। आप आतंकवाद की घटनाएं उसी रूप से घट रही हैं, वह उतनी ही घट रही हैं। कश्मीर की समस्या अब तक नहीं सुलझ पाई है। साथ ही आप मणिपुर का मसला देख ही रहे हैं। तो सफल गृह मंत्री, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर हैं और वो पद पर हैं और कभी भी हम उनके काम की चर्चा नहीं सुनते हैं। अब राहुल गांधी एक ऐसा हथियार हो चुका है जिसका कि काट नहीं ढूंढ पा रही है भाजपा। तो अब उसमें एक आपने मतलब उसमें बेहतर सबसे तरीका यही अब उसको दिखता है कि उन पर निजी हमले किए जाएं। उन्होंने हर तरीके से हमले करके देख लिए। उनको जो है पप्पू साबित करने की कोशिश की, उनको जो है शहजादा साबित करने की कोशिश की, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन साबित करने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने पिछले 2-3 सालों में, विशेष करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह की उनका राजनीतिक, जिस तरह से उनका काया पलट हुआ है, उन्होंने लगभग इनके पुराने जितने भी तरह के प्रोपेगेंडा थे उसको उन्होंने विफल कर दिया। लोकसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, और जो वो बयान जो छोटा सा जो क्लिप था, इसके बाद जितना हंगामा हो रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि भाई गृह मंत्री से आप इस्तीफ़ा दिलवाइए। 2 दिन हो चुका है। कल तो काफ़ी विवाद हुआ था, 2 सांसदों को चोट भी लग गई थी। लेकिन इन सब के बीच में इतना बीजेपी घिरी हुई है इस पूरे बवाल में, लेकिन कोई एक नेता है जो अंदर ही अंदर बहुत खुश होगा। बहुत सारे लोग अंदर उस तरह कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं काफ़ी खुश होंगे। वजह भी है, वजह ये है कि 5 दिन का सत्र था, शीतकालीन सत्र विधानसभा का, 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया गया। वजह बताई गई कि भाई जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक लोग हैं बहुत हंगामा कर रहे थे। एक दिन जो कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो विधानसभा का घेराव का वो की पूरा कार्यक्रम था, उसमें एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी, हंगामा हो रहा था। और ये वजह देकर ये कहा गया कि भाई आज भी हंगामा हो रहा है, इसको सत्र को ख़त्म कर देते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों से, 2017 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री ने बजट के बाद, जो अनुपूरक बजट था, अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष को बोलने को मौका नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की सोशल मीडिया पे कि ये जानबूझकर ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जिससे कि सारा जो इंटेंशन है ना वो दिल्ली पर ही फोकस रहे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवनीश पाठक जी हैं। आपको भी लगता है ऐसा? ये तो है, फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि वो, जैसा लोकसभा चुनावों के नतीजे रहे जिसके बाद ये ऐसी चर्चा भी रही कि उनको हटाया जा सकता है, और अमित शाह इसके पीछे एक मुख्य किरदार माने जा रहे थे, जो माना जा रहा था कि जो है वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ यहाँ रहें। तो ये है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी जो उनका जो क्लाउड है उसको बना कर रखना चाहते हैं, और अमित शाह की स्थिति जैसे जैसे कमज़ोर होगी वैसे वैसे उनको फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से अमित शाह जिस रूप से घिरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी सिचुएशन, विन विन सिचुएशन तो लगी रही होगी, फ़ायदे की सिचुएशन है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे लोकसभा चुनाव के बाद जो है, जैसा आपने कहा कि उन पर दबाव था, तमाम जो गठबंधन के साथी थे वो लोग भी आवाज़ उठानी शुरू कर दिए थे। अभी 2 विवाद और भी जुड़ गए थे। उन्हीं के ही पार्टी के एक विधायक हैं, उनको किसी नेता ने, कोई छोटा सा कोई नेता था, उसने खुलेआम थप्पड़ मारा था और बाकायदा रिकॉर्ड किया था उस बात को। तो बाद में पता चला कि वो क्योंकि वो कुर्मी समाज का था और जो मारने वाला था वो ठाकुर था, तो आरोप लगा कि मुख्यमंत्री जी के जो वो सहजाति का है, तो इसीलिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, उनके ऊपर भी कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है। उन्होंने तो खुलेआम कुछ इस तरह की बातें की कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ।
क्या ये जो मसले थे और इधर जो ये जो संभल में विवाद चल रहा है, रोज एक नया मंदिर की बात सामने आ रही है, दो मंदिर खोज लिए गए हैं। अभी सुबह में एक खबर आई कि एएसआई अब वो जो कुआं है उसकी कार्बन डेटिंग से चेक करेगा ये कितने साल पुराना है, और वो जो मंदिर है भगवान हनुमान का जो मंदिर है वो कितने सालों पुराना है। ये जो डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही वजह हो सकती है ये हंगामे और इन सब चीज़ों को लेकर कि भाई सत्र ही ख़त्म कर दिया जाए? ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई सारा इंटेंशन जिस तरह से पूरा विपक्ष जुटा हुआ है अमित शाह को लेकर, क्या वाकई आपको लगता है कि वो अमित शाह योगी आदित्यनाथ को लेकर मतलब ये दोनों लोग एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में अंदर ही अंदर चल रही है, मतलब इन लोगों की मतलब कहानी चल रही है? नहीं, देखिए ये 3 घटनाएं हैं। पहली घटना जो आप बता रहे हैं संभल और उत्तर प्रदेश में जो एक नए सिरे से कम्युनल पॉलिटिक्स को की ज़मीन तैयार की जा रही है, इसको आप एक अलग दृष्टिकोण से देखिए, एक अलग परिघटना के रूप में देखिए। और दूसरी जो विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र के बहाने योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच का जो राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है, उसको एक अलग परिघटना के रूप में देखिए। और अमित शाह के खिलाफ जो इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दल हैं, उसको एक अलग घटना के रूप में देखिए। पहली जो एक नया एपिसोड शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस पर आते हैं। वो एपिसोड है ये लगभग राम मंदिर बनने के बाद जो है भी बीजेपी यहाँ पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई लोकसभा चुनाव में जैसा कि उसने 2019 में किया था। और अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो समीकरण था वो सफल रहा। उसके बाद बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस सभी को ये लगने लगा था कि हमें एक नए तरह का राजनीतिक कह सकते हैं कि राजनीतिक दांव खेलना पड़ेगा, जिससे हम फिर से उत्तर प्रदेश में जो उसका बिखरा हुआ वोट है उसको फिर से इकट्ठा कर सकें। और मुझे ये उसी मुहिम की आहट दिखती है। ये जो नए सिरे से मंदिर खोजे जा रहे हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स की जो कह सकते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स का जो बर्तन है उसको फिर से चूल्हे पे चढ़ाया जा रहा है, ताकि उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति की फिर से दाल खिचड़ी पकाई जा सके। और ये एक पहलू है। अब दूसरा जो है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की राइवलरी है, तो हम लगातार इस पर, मैंने अभी पहले सवाल के जवाब में बोला, ये चल ही रही है, लोकसभा चुनाव से पहले से दिख रहा है। लेकिन ये जो अमित शाह का कांग्रेस का जो प्रदर्शन है अमित शाह के खिलाफ, ये इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से उतना लेना देना नहीं है। ये ना ही ऐसा कोई कि ये संभल की घटना है वो उसका पटाक्षेप हो जाए, या जो आरएसएस की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो आरएसएस अपनी राजनीति करती रहेगी। वो अपने ऐसे मुद्दे ढूंढती रहेगी जिससे उसकी ज़मीन दोबारा से पक सके। और कांग्रेस जो कर रही है अमित शाह के खिलाफ, वो एक अलग पूरी की पूरी एक अलग पॉलिटिक्स है। उसका उत्तर प्रदेश के इन मसलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं इस बात को लेकर कि क्योंकि नरेंद्र मोदी के अभी बुजुर्ग भी हो गए हैं, 75 प्लस हो गए हैं, हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा 5 साल रहेंगे। कौन हो सकता है, उनकी जगह कौन लेगा? तो चर्चा तो कई नाम है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, उसमें अमित शाह का नाम है, उसमें सबसे प्रमुख नाम अगर आता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। और योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए आता है कि एक ऐसा परसेप्शन उन्होंने बनाया हुआ है, भैया कानून बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है, कोई इधर चू चपाट नहीं करता है। आपको लगता है मतलब एक तरह से अमित शाह का इस पूरी जो जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है अमित शाह के ऊपर, अब तो मुश्किल हो जाएगा ना? मतलब एक बड़ा संदेह, 20 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 20% के आसपास दलितों की आबादी और लगभग 20 करोड़ के आसपास है। आपको लगता है कि ऐसा हो, मतलब उनके लिए जो एक वो था वो खत्म हो गया है? देखिए, कांग्रेस की जो आक्रामकता है उसके पीछे बीजेपी की जो आंतरिक राजनीति है वह कारण नहीं है। अगर एक तात्कालिक कारण आप ढूंढें, जो मुझे लगता है, तो अभी इन्होंने जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल गांधी के निजी रिश्तों को लेकर जो टिप्पणी की है अमित शाह ने, वो ज़्यादा है। आप ध्यान दीजिए,
लगभग जो है 2014 के बाद से जो राजनीति रही है कांग्रेस की या राहुल गांधी की, विशेष करके राहुल गांधी की, वो मोदी के इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्होंने भाजपा के अन्य नेताओं को उस तरह से कभी टारगेट नहीं किया, उस तरह से कभी हमलावर नहीं रहे जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अमित शाह का जब आप ग्राफ देखेंगे बतौर गृह मंत्री पिछले कार्यकाल का और ये जो मौजूदा कार्यकाल है, यानी मोटा मोटा लगभग 5.5 सालों का, तो आप एक सफल गृह मंत्री का कार्यकाल उसको नहीं पाएंगे। आप आतंकवाद की घटनाएं उसी रूप से घट रही हैं, वह उतनी ही घट रही हैं। कश्मीर की समस्या अब तक नहीं सुलझ पाई है। साथ ही आप मणिपुर का मसला देख ही रहे हैं। तो सफल गृह मंत्री, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर हैं और वो पद पर हैं और कभी भी हम उनके काम की चर्चा नहीं सुनते हैं। मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम अल्टरनेटिव मीडिया में भी हम उनके काम की चर्चा नहीं सुनते हैं। हम सिर्फ उनके जो है जो तथाकथित उनकी चाणक्य की भूमिका, उसी पर ही ज़्यादा चर्चा सुनते रहते हैं कि हाँ उन्होंने यहाँ सरकार गिरा दी, यहाँ विधायक खरीद लिए, इन्हीं चीज़ों पर तो कांग्रेस कभी इस पर भी हमलावर नहीं रही है अमित शाह की भूमिका को लेकर। तो ये जो अमित शाह पे अभी वो हमलावर हुई है, उसके पीछे जो तात्कालिक कारण दिखता है वो वही दिखता है कि जिन्होंने राहुल गांधी पर नए सिरे से उन्होंने जो टारगेट किया है। और ये जो टारगेटिंग हुई है, ये हुई है राहुल गांधी ने अडानी पर जो नए सिरे से टारगेट किया है। अडानी पर अमेरिका में जो मामला दर्ज हुआ, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों के बाद जब पहला सत्र हुआ था, उसके बाद से इस शीत सत्र के बीच में 2 विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। और जिस हिसाब से नतीजे आए थे, आप ध्यान दीजिए कि जब जो शपथ ग्रहण का सत्र था, उस सत्र में जो है विपक्ष इंडिया गठबंधन बहुत ही तीखे तरीके से हमलावर था। और एलओपी के रूप में जब इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था राहुल गांधी ने, तो नरेंद्र मोदी तक को उठ के उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी को खुद लग रहा था कि वो लोकसभा में कमज़ोर हो चुके हैं। उसके बाद जब ये 2 विधानसभा चुनाव हुए, तो ऐसा लगा कि अब इंडिया गठबंधन लोकसभा में उस तीखेपन से, उस तीखे तेवरों के साथ नहीं खड़ा हो पाएगा जो कि वो शपथ ग्रहण सत्र में दिखा था, उस सत्र में, पहले सत्र में दिखा था, क्योंकि नैतिक रूप से वो कमज़ोर दिख रहा था। लेकिन सत्र से ठीक पहले अमेरिका में जो रिपोर्ट दर्ज होती है, जो एफआईआर दर्ज होती है, उसका मसला आता है। और वो मसला एक इतना बड़ा मुद्दा दे देता है इंडिया गठबंधन के हाथ में कि एक बार फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। पूरा एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी और भाजपा बैकफुट पर चली जाती है। उस मसले को लेके लगभग आप देखिए 1 महीने से विपक्ष हमलावर है और विशेष करके राहुल गांधी हमलावर है। अब राहुल गांधी एक ऐसा हथियार हो चुका है जिसका कि काट नहीं ढूंढ पा रही है भाजपा। तो अब उसमें उसमें बेहतर सबसे तरीका यही अब उसको दिखता है कि उन पर निजी हमले किए जाएं। उन्होंने हर तरीके से हमले करके देख लिए। उनको जो है पप्पू साबित करने की कोशिश की, उनको जो है शहजादा साबित करने की कोशिश की, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन साबित करने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने पिछले 2-3 सालों में, विशेष करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह की उनका राजनीतिक, जिस तरह से उनका काया पलट हुआ है, उन्होंने लगभग इनके पुराने जितने भी तरह के प्रोपेगेंडा थे उसको उन्होंने विफल कर दिया। अब इनके पास यही बचा है कि राहुल गांधी पर निजी हमला करें। तो निजी हमला में सबसे आसान है कि वो उनके पर्सनल रिलेशनशिप को अगर सामने लेकर आए, तो जो भी उसमें बात हो, हम उस विषय में नहीं जाते। लेकिन ये जो कारण दिखता है तात्कालिक, ये अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के हमलावर होने का ज़्यादा बड़ी वजह दिखती है। और पहली बार अमित शाह को इस तरह से कांग्रेस ने टारगेट किया है, कभी इसने इससे पहले नहीं टारगेट किया था। ये एक बात हुई। फिर दूसरा जो आपका प्रश्न था कि दलित वोटों पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो अब विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर हैं। और ये मसले अब देखिए क्या है कि ये इतना ऐसे मुद्दे कितना लंबा असर करते हैं ये कहना मुश्किल है। क्योंकि पिछले
लोकसभा चुनाव के बाद और ये 2 विधानसभा चुनाव हुए या उससे भी पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें जो नतीजे दिखे हैं, हालांकि नतीजे संदिग्ध माने जा रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सारी ऐसी सीटों पे जीती जो मैनिपुलेटेड थी, जिसको माना जा रहा था कि उस पर वो जीत नहीं सकती थी। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में भी यही कहा जा रहा है। लेकिन जो भी नतीजे दिखे हैं उसमें नैरेटिव से ज़्यादा सांगठनिक जो है कारण वो ज़्यादा दिखते हैं बीजेपी के जीत के। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव को लीजिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में नैरेटिव के रूप में बीजेपी कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन एक बड़ी जीत वहाँ हासिल करती है वो। हरियाणा में भी यही हुआ है। तो अब दलितों को नैरेटिव के बल पे कितना प्रभावित किया जा सकता है ये अभी तात्कालिक रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन जो नज़ीर है, जो उदाहरण है हमारे पास, वो ये बताते हैं कि नैरेटिव उतना सफल नहीं होता जितना कि ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा सफल होता है। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो एक नारा बहुत चला था कि मोदी के बाद कौन योगी, और इसके बाद लगातार जिस तरह से 22 के चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की, और जीत ऐसे वक्त में जब जो ओबीसी तबके के तमाम बड़े नेता जो हैं, जो बीजेपी में थे, आए थे, मतलब 14 से लेकर और ये 17 तक शामिल हुए थे, सब धीरे धीरे करके भाग गए थे। उसमें बड़ा नाम था दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे नेता थे। ज़्यादातर ये दलित समाज के थे, पिछड़े समाज के थे। तो एक माहौल ऐसा बना कि भाई ये जो हैं, जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, ये धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब परिणाम आया तो शानदार जीत हासिल हुई, तो वो नारा एक बार फिर चला। फिर लेकिन 24 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई यूपी में, तो योगी आदित्यनाथ घिरे तो, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने एक तरह से एडजस्टमेंट किया। दिल्ली में लगातार बैठकें की, उन्होंने आरएसएस प्रमुख से बातचीत की, तमाम बैठकें हुई साथ में। फिर जो है अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह का बयान है, कहीं ना कहीं ये जो बयान है अब उनके लिए एक बड़ा सेटबैक मुझे लग रहा साबित होने वाला है। आने वाला समय उनके लिए मुश्किल होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये देखिए, मैं वही जो पिछले अपने उत्तर को ही दोहराऊंगा कि ये बेसिकली एक नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव की लड़ाई है। इसमें जो हथियार है वो नैरेटिव है। और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स दिख रही है हमें पिछले 10-15 सालों से, बीजेपी में कहा ही जाता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। राजनाथ सिंह ने बोला भी था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी बहुत अदना से अदना नेता को, जिसकी संगठन में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, उसको भी जो है अगर विपक्ष किसी तरह का हमला करता है उसके ऊपर, तो ना उसको पद से हटाती है, ना उसको उस तरह से किसी राजनीतिक नेपथ्य में भेजती है। तो और अमित शाह तो बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता हैं, फिलहाल तो हैं ही वो, और सांगठनिक रूप से भी वो बहुत ही ताकतवर नेता हैं। और कई बार ऐसा चीज़ें देखने में आया है कि जेपी नड्डा को हाथ ऐसे हटा दिए हैं। हाँ, और दूसरा जो आपने पीछे एक सवाल पूछा था, उसका मैं उत्तर देना, मतलब उस वक्त मैं नहीं ध्यान दे पाया उस सवाल पे। जो आपने पूछा था जगह कौन लेगा, नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा? वही सवाल था कि नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा। तो उसमें देखिए, ये एक तरह की अटकलबाजी ही है, लेकिन अगर मैं अटकलबाजी करूँ तो मुझे लगता है कि अमित शाह ही नरेंद्र मोदी की जगह लेंगे, क्योंकि जो कॉरपोरेट लॉबी है जो बीजेपी के पीछे खड़ी है, विशेष करके अडानी, उसका जो नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई मतलब उसका जो उसको पसंदीदा चेहरा है या उसके जो आंखों का तारा है वो अमित शाह है। वो आंखों का तारा योगी आदित्यनाथ नहीं है। और जो जिसे कॉरपोरेट लॉबी चुनेगी वही प्रधानमंत्री का अगला दावेदार होगा। और निश्चित रूप से आरएसएस के साथ अमित शाह अपनी ट्यूनिंग ठीक कर लेंगे, और कॉरपोरेट लॉबी के साथ उनकी ट्यूनिंग पहले से अच्छी है। और योगी आदित्यनाथ फिलहाल उस स्थिति में नहीं है कि वो कॉरपोरेट लॉबी के साथ अपनी ट्यूनिंग ठीक कर पाए। तो जो वो अगला फेस है वो अमित शाह ही बनेंगे। तो अब एक सवाल दूसरा, आप जिस पर अभी बात कर रहे थे कि क्या अमित शाह की स्थिति कमज़ोर होगी, अमित शाह की स्थिति कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि नैरेटिव की लड़ाई में फिलहाल विपक्ष के लिए भाजपा को हरा पाना आसान नहीं है। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप
हमारे साथ अवनीश पाठक जी थे। मेरा नाम शैलेंद्र, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।